वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम इकोनॉमिक्स के कुछ लास्ट ईयर के क्वेश्चन जो थे तो उनका हम रिवीजन करेंगे। एंड मैंने आपको क्वेश्चंस तो प्रोवाइड कर दिए ग्रुप में, तो अभी जो होगा आज मैं उन क्वेश्चंस की थोड़ी कुछ ट्रिक बता दूंगी। एंड बार बार मैं 2-3 बार ये क्वेश्चंस के मतलब सारे जो की हेडिंग्स जो है वो मैं आपके साथ बार बार रिपीट करूँगी। तो मतलब काफ़ी कुछ तो याद हो ही जाएगा एंड थोड़ा रिवीजन आप भी कर लेना तो अच्छे से हो जाएगा, है ना। तो पास्ट ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चन के ऊपर ही आपको ज़्यादा ध्यान देना है, बिकॉज हमारे जो 2-3 मतलब 4 पेपर्स अभी तक हुए हैं तो उसके अंदर ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि पीवाईक्यूज़ के मतलब जो क्वेश्चन जो थे वही काफ़ी बार रिपीटेड हुए हैं। तो इकोनॉमिक्स के अंदर वैसे तो देखा जाए तो बहुत बड़ा सिलेबस है, लाइक 27 चैप्टर्स है। तो उन सबको कवर करना लाइक एक पेपर के लिए मतलब इतना कुछ मतलब नहीं याद रहेगा, की हेडिंग्स वगैरह बहुत ज़्यादा है ना। तो मतलब इसकी वजह से मुझे लगता है आपको पीवाईक्यूज़ के क्वेश्चन को सबसे पहले इंपॉर्टेंस देना चाहिए। एंड ऐसा नहीं है कि पीवाईक्यूज़ बुक में से नहीं है, मुझे मतलब ऐसे मैसेजेस आते हैं कि लाइक हम बुक इसमें से ही पढ़े क्या। तो यार मतलब यूनिवर्सिटी का पेपर तो मैंने सेट नहीं किया है ना, मतलब लाइक पीवाईक्यूज़ जो है वो देखा जाए तो बुक में से ही है, तो मैंने बुक के क्वेश्चन ही कवर किए हैं। तो अभी मैं आपको जस्ट की हेडिंग्स बता रही हूँ एंड आप इस क्वेश्चंस को पहले इंपॉर्टेंस देना। इसके बाद अगर टाइम बचता है तो आप दूसरे फॉलो कर सकते हो, बट अभी आपको फोरमोस्ट फोकस जो है वो इन क्वेश्चंस के ऊपर रहना चाहिए। एंड ऑब्जेक्टिव्स की बात आई तो फिर यार ऑब्जेक्टिव्स तो बुक के अंदर भी इतने कुछ खास दिए नहीं है, बट जितना मेरी बुक में है मैं आपको उतने टिक करके मतलब ग्रुप में भेज दूँगी PDF। एंड अभी वो 60 पेजेस वाली PDF जो है वो आप अच्छे से रेफर करना। एंड मैं ये मतलब आपको जो स्क्रीन पर जो PDF दिख रही है मैं उसकी भी आपको भेज दूँगी नोट्स जो भी होंगे वो। सो या आई थिंक आप चालू कर देते सेशन से, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन है कि डेमोग्राफिक फीचर्स ऑफ एक मिनट। सबसे पहला क्वेश्चन है कि डेमोग्राफिक फीचर्स ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। डेमोग्राफिक फीचर्स, तो जैसे कि पॉपुलेशन के फीचर्स देखने होंगे तो आपको मैंने एक डायग्राम बताई है। इस फैमिली को देख के आपको 4-5 फीचर्स तो ऐसे ही याद हो जाएगा और नीचे दूसरे मैंने और 2 पिक्चर्स डाले हैं, तो इसकी वजह से ये क्वेश्चन तो आपका एकदम बाय हार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं इस पिक्चर को देखती हूँ तो इसके अंदर मुझे सबसे मतलब पहले क्या ऑब्जर्व होता है, तो यहाँ मुझे दिखती है कि फैमिली की साइज़ बहुत बड़ी है ना। तो पहला क्वेश्चन है कि लाइक साइज ऑफ फैमिली साइज ऑफ पॉपुलेशन। मैंने यहाँ एक फैमिली कवर करी है, इस फैमिली को ऑब्जर्व करके आप पूरे मतलब इंडिया के पॉपुलेशन के बारे में देखोगे, है ना। तो मतलब एक मिनट है, हाँ, साइज ऑफ पॉपुलेशन, तो ये इस पॉपुलेशन की साइज बहुत ज़्यादा बड़ी दिख रही है। तो इसकी साइज देखा जाए तो काफ़ी बड़ी दिख रही है आपको। एंड दूसरा अगर मैं फीचर्स अगर इसमें देखूँ तो मुझे क्या दिख रहा है यहाँ कुछ मतलब डिफरेंट एज ग्रुप के पीपल है। लाइक यहाँ एक देखो, एक छोटू सा बच्चा कितना क्यूट है, देखो मैं बताती हूँ क्या है। हाँ, ये वाला बेबी कितना क्यूट है, तो ये सबसे छोटू है बेचारा, मतलब एज की देखा जाता है ये सबसे छोटा, फिर उसके पापा, फिर उसके मतलब ग्रैंडफादर वगैरह। तो साइज ऑफ पॉपुलेशन के बाद आता है कि एज ऑफ पॉपुलेशन। तो इसके अंदर आपको इंडिया के अंदर कितने सारे एज मतलब 0 to 18 के अंदर कितने हैं, फिर 18 to 60 के अंदर कितना, अबाउ 60 कितने हैं। तो इस तरीके से कुछ मतलब मैंने जो 60 पेजेस की PDF भेजी है तो उसके अंदर से आप थोड़ा डेटा देख लेना, क्योंकि एक 1 रीडिंग उसमें से कर लेना और उसके बाद आपका फोकस जो है की हेडिंग्स पर ही रहना चाहिए। तो यस, साइज ऑफ पॉपुलेशन। सेकंड फीचर्स था हमारा एज ऑफ पॉपुलेशन। थर्ड है कि सेक्स रेशियो, मतलब कि इसके अंदर कितने फीमेल्स है कितने मेल्स है। तो इस तरीके से आई थिंक सो ऐसा कुछ था कि 974 फीमेल्स है कि ऐसा कुछ तो डेटा था, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, आप जरा उसमें से रीड कर लेना। सो सेक्स रेशियो, उसके बाद आता है डेंसिटी, मतलब कि पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितने लोग रहते हैं। अप्रॉक्सीमेटली पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 324 लोग जो है वो इंडिया के अंदर रहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको कुछ मतलब एनालिसिस लिखना पड़ेगा। अब फिफ्थ पॉइंट मुझे लगता है कि यहाँ इन फैमिलीज़ के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट कितनी होगी, मतलब इंडिया के अंदर नॉर्मली लोग कितने एवरेज में जीते हैं, तो उसका आपको एक डेटा लिखना पड़ेगा। सो 5 फीचर्स तो अभी डिस्कस हो गए कि साइज ऑफ पॉपुलेशन, मतलब इस फैमिली की साइज़ क्या है। आप इस फैमिली की नहीं, आप देखोगे पूरी ऐसा इंडिया होल है। तो साइज ऑफ पॉपुलेशन, उसके बाद आता है कि एज ऑफ पॉपुलेशन क्या है, सेक्स रेशियो क्या है, डेंसिटी क्या है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। 5 फीचर्स तो अभी क्लियर हो चुके हैं। एंड नाउ देखते हैं कि अब ये पॉपुलेशन आया है तो इसके अंदर अर्बनाइजेशन, ये पॉपुलेशन इतना अच्छा दिख रहा है आपको, इतनी मॉडर्न फैमिली दिख रही है, तो ऑब्वियसली बात है रूरल में तो रहेगा नहीं, है ना। तो मतलब अर्बनाइजेशन के ऊपर जाते हैं। अर्बनाइजेशन के अंदर फिर आपको लिखना पड़ेगा कैसे लोग, मतलब कितने लोग जो है अर्बन एरिया में रहते हैं, कितने लोग जो है रूरल एरिया में रहते हैं, तो इस तरीके से कुछ लिख देना। एंड लास्ट पॉइंट जो है वो पॉपुलेशन इतना अच्छा दिख रहा है, मॉडर्न फैमिली है, अर्बनाइज मतलब ये अर्बन एरियाज में रहती है, तो ऑब्वियसली बात है वो लिटरेट तो होगी। तो उसके अंदर फिर 4th पॉइंट जो है, लास्ट पॉइंट जो है लिटरेसी।
तो इस तरीके से 7 फीचर्स जो है मैंने कवर कर दिए। तो फिर से मैं एक बार डिस्कस कर देती हूँ। साइज ऑफ पॉपुलेशन, फिर देखा हमने एज ऑफ पॉपुलेशन, फिर डेंसिटी, सेक्स रेशियो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, फिर हमारा था क्या लिटरेसी, एंड लास्ट में जो अर्बनाइजेशन। तो कुछ इस तरीके से 7 फीचर्स जो मैंने कवर कर लिए। नाउ मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे यार ये जूम क्यों नहीं हो रहा? इसके अंदर प्रॉब्लम एग्जिस्टिंग इन इंडियन एग्रीकल्चरल मार्केट। इंडिया के एग्रीकल्चर मार्केट में क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है। तो इसके अंदर ये फीचर्स तो मतलब मैंने फॉर्मेलिटीज़ के लिए आपको मतलब एक हेडिंग्स के तरीके से दे दिए, बट इसका मैंने नीचे जो चार्ट बनाया है उसके अकॉर्डिंगली आप याद कर लेना, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। सबसे पहला फीचर जो है वो है कि लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ लोगों के पास इतने ऑर्गेनाइजेशन की इंस्टीट्यूशन नहीं थे, ग्रुप ऑफ पीपल मतलब एक साथ आके काम करना ऐसा कुछ ज़्यादा था नहीं। इसकी वजह से एग्रीकल्चरल सिस्टम के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी। एग्रीकल्चर मार्केट, अब एग्रीकल्चर मार्केट के अंदर एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, उसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग। उसके बाद अगर मैं लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद में जाऊँ तो यहाँ होता है कि आपको यहाँ सीजनल प्राइस फ्लक्चुएशंस देखने मिलेंगे। फिर यहाँ बहुत सारे टू मैनी मिडलमैन, तो मिडलमैन का एक प्रॉब्लम था। फिर यहाँ आपको पैसा नहीं मिल रहा था, तो फिर इनएडिक्वेट क्रेडिट करके कुछ था, हाँ यस इनएडिक्वेट क्रेडिट। एंड उसके बाद था इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड लास्ट जो था वो था कि डिस्ट्रेस सेल्स। तो इस तरीके से 6 जो फीचर्स जो मैंने डिस्कस करे। तो आप इस बोलते ना इस एक इस राउंड को याद रखना, लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर उसके अंदर था हमारा कौन सा इनएडिक्वेट सीजनल प्राइस फ्लक्चुएशंस, टू मैनी मिडलमैन, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, और दूसरा था इनएडिक्वेट क्रेडिट, एंड दूसरा था डिस्ट्रेस सेल्स। इस तरीके से सारे के सारे फीचर्स जो है वो 6 पॉइंट मैंने कवर कर लिए हैं। अब आप इसको 3-4 बार खुद भी रिपीट करना, तभी आपको ये इफेक्टिव रिविजन लगेगा। अब हम देखते हैं पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम जो है तो मतलब इसके अंदर बहुत सारी योजनाएं है, लाइक 14 to 15 योजना, बट मैंने इतना कुछ कवर नहीं किया। मैंने 11 योजना हार्डली कवर की है, बट इतनी बहुत है, सफिशिएंट है, क्योंकि आपको 8 मार्क्स या 7 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके अंदर पॉइंट एक्सपेक्टेड होते हैं 8 मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 पॉइंट्स, प्लस आपका एक डेफिनेशन या फिर इंट्रोडक्शन जो भी होगा वो, इस तरीके से वो आपका क्वेश्चन कवर हो जाता है। अब ये क्वेश्चन के लिए मैंने ये एक ट्रिक रखी है कि आपको एक नरेंद्र मोदी को याद नहीं रखना है, मतलब और उनको ना बहुत जगह घुमाना है, उनका एक्सपीरियंस क्या था इस एक पूरी की पूरी जर्नी के अंदर, वही आपको यहाँ एलिब्रेट करना है ना। तो मतलब सबसे पहला पॉइंट है पीएम ग्रामोदया योजना। मतलब क्या था कि नरेंद्र मोदी जो एक विलेज की विजिट पे गए थे, एंड उनको वहाँ कौन कौन सी चीज़ें ऑब्जर्व हुई थी वही हम डिस्कस करेंगे, और पूरे 11 पॉइंट आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले वो क्या गए थे, गाँव में गए थे, मतलब कि पीएम ग्रामोदया योजना। अब वो जो गाँव में गए थे तब उनको एक सड़क दिखी, तो उसके अकॉर्डिंगली सेकेंड पॉइंट बनता है कि पीएम ग्राम सड़क योजना। सड़क योजना में क्या, आपको रोड के ऊपर किस तरीके से मतलब मेंटेनेंस करना है वगैरह वगैरह, तो वही आपको लिखना पड़ेगा। तो पीएम ग्रामोदया योजना के बाद पीएम सड़क योजना, और वो सड़क पे चलते चलते उनको एक आंटी मिली, तो आंटीयोदया अन्ना योजना। तो उस आंटी के पास गए, और आंटी साउथ इंडियन थी, तो आंटीयोदया अन्ना योजना है। उसके बाद वो थोड़ा आगे गए, तो अब इतना कुछ उन्होंने मतलब फेस किया, गाँव में आए, सड़क देखी वगैरह, तो उनको एक अभी रुकने के लिए कुछ जगह चाहिए थी, तो उन्होंने फिर आवास लिया। आवास मतलब क्या, इंदिरा आवास योजना। इसके अकॉर्डिंगली फिर डेटा जो आप देख लेना अंदर। फिर वो थोड़ा आगे गए तो उनको और भूख लगी, तो वो अनुपमा नहीं अन्नपूर्णा के पास गए। किसके पास, अन्नपूर्णा ने इतना अच्छा खाना बनाया कि उसके बाद हुआ ये था कि उन्होंने पूरा उस अन्नपूर्णा को पूरा का पूरा ऑर्डर दे दिया इंडिया का, कि भाई तुम नेशनल फूड फॉर प्रोसेस ऐसा कुछ वर्क प्रोसेस के तहत उनको पूरा का पूरा ऑर्डर मिल चुका था। तो नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम का उसको पूरा ऑर्डर दे दिया। फिर वो आगे गए तो उनको काम बहुत पसंद आ चुका था, तो उन्होंने कुछ रोजगार प्रोत्साहन करके एक योजना भी डिक्लेयर करी, तो पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना। उसके बाद जब वो गांव से निकल रहे थे, तब उनको कुछ बोलते ना एज सीनियर सिटीजन्स दिखे, तो उनको लगा यार ये भी मेरी तरह ही सीनियर सिटीजन्स हो, इनके लिए मैं कुछ तो कुछ करता हूँ। तो उन्होंने फिर वया वंदना योजना, मतलब उनको पेंशन प्रोवाइड करी, तो पीएम वया वंदना योजना है ना। यस, तो इस तरीके से मैंने 8 पॉइंट कवर करे हैं। फिर तो अब इस स्टोरी को वापस से कंसोलिडेट करते हैं। क्या हुआ था कि पीएम गांव गए थे, पीएम ग्रामोदया योजना, उसके बाद उनको सड़क दिखी, पीएम सड़क योजना। उसके बाद जो था
उनको एक आंटी दिखी, तो अंत्योदया अन्न योजना, इस तरीके से 3 पॉइंट कवर होते हैं। फिर उनको रेस्ट करनी थी तो वो इंदिरा आवास योजना के तहत वहाँ रेस्ट किए। फिर वहाँ से वो अन्नपूर्णा के पास गए। अन्नपूर्णा का खाना इतना अच्छा था कि वो पीएम उन्होंने उसको नेशनल फूड वर्क प्रोग्राम करके एक पूरा का पूरा जो है वो ऑर्डर दे दिया पूरी इंडिया के लिए। फिर वो आगे गए तो उनको रोजगार बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने बोला कि पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना। फिर उन्होंने वो आगे और बढ़ने लगे, तब उनको कुछ बुढ़े मतलब कि लाइक सीनियर सिटीजन दिखे, तो उनके लिए उन्होंने फिर पीएम वया वंदना योजना करके एक योजना भी उन्होंने डिक्लेयर कर दी। अब वो आगे जा ही रहे थे कि उनके पिक्चर में और कुछ आया, वो देखते हैं। फिर उनको किसान दिखा, तो ऑब्वियस सी बात है किसान तो मतलब मोदी जी के बहुत दिल के करीब है, तो उनके लिए भी उन्होंने एक योजना डिक्लेयर की इन ईयर 2019 के अंदर। वहाँ उनको 6000 पर मंथ जो है वो कुछ पैसे मिल रहे थे कि एग्रीकल्चर प्रोग्राम जो है वो अच्छे से कंटिन्यू करे। उसके बाद जब वो और मतलब अब वो उन्होंने पूरी विजिट पूरी कर ली थी, अब वो आशीर्वाद देते हैं ना, तो उन्होंने बोला आयुष्मान भारत। क्या बोला? आयुष्मान भारत। और फिर उनके गले में एक हिचकिचाहट, मतलब उन्होंने क्या बोला ऐसे किया। हाँ, तो फिर एक उनका जो कलीग्स था उन्होंने बोल दिया, अरे मोदी जी विक्स की गोली लो, हिचकिच दूर करो। तो उन्होंने गोली ली, तो मतलब उन्होंने गोली ली, अब हिचकिच दूर हो गई। तो फिर उन्होंने पूरा आशीर्वाद दिया आयुष्मान भारत योजना। तो इस तरीके से जो है वो मैंने 11 पॉइंट जो है मैंने कंसोलिडेट कर दिए हैं। तो आई थिंक सो आपको अब याद हो जाना चाहिए। सबसे पहले देखो रिपीट करते हैं, पीएम ग्रामोदया योजना, उसके बाद था पीएम सड़क योजना, उसके बाद वो आंटी से मिले तो अंत्योदय अन्न योजना, फिर आवास करने गए तो इंदिरा आवास योजना। फिर 5th पॉइंट जो था उसके अंदर ये था कि अन्नपूर्णा के पास गए, उसको पूरा ऑर्डर दे दिया, तो नेशनल फूड वर्क प्रोग्राम। उसके बाद वो जब रोजगार को देखने गए तो रोजगार प्रोत्साहन योजना। उसके बाद जो था कि वया वंदना योजना, पीएम वया वंदना योजना। बाहर निकलते गए और जब वो विजिट के बाहर गए तो उनको किसान दिखा, तो पीएम किसान योजना। और उसके बाद जब उन्होंने आशीर्वाद दिया तो एक बार हिचकिचाहट हुई, उन्होंने इतना ही बोल पाए वो आयुष्मान भारत। फिर हिचकिचाहट दूर हुई, विक्सी गोली भी, और उसके बाद हो गए पीएम ने से बोला आयुष्मान भारत योजना। तो इस तरीके से जो है वो 11 योजना जो है पूरी तरीके से कवर हो जाती है ना। आई थिंक सो अब ये लिमिटेशंस है वो इतनी कुछ खास है नहीं, मैंने जैसे ऐसे ही लिख दिया है। तो आपको अगर दिखना है तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं दूसरी क्वेश्चन की ओर मूव कर देती हूँ। अब आई थिंक सो मुझे स्लाइड चेंज करनी चाहिए। अब हम देखते हैं यहाँ की लैंड रिफॉर्म के बारे में क्या था, ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंड रिफॉर्म। तो इस ऑब्जेक्टिव क्या था इस लैंड रिफॉर्म के बारे में हमने बहुत सारी सीरियल्स में देखा है, एंड हम बचपन से यार यही तो पढ़ते आ रहे हैं हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी में कि किस तरीके से वो टिलर्स लैंड मतलब जो भी लैंड के टिलर्स जो थे उनकी ज़मीन को हड़प लेते थे लैंड लॉर्ड्स वगैरह वगैरह। तो वहीं यहाँ ये बकवास दिखनी है, बट इसको थोड़ा मैंने प्रेजेंटेशन के तरीके से बताया। सो लैंड रिफॉर्म वर इनिशिएटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस टू स्टॉप द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ actual tillers of soil and transfer of possession of land to farmers। इस तरीके से ये कुछ था इस प्रोग्राम में। ये एक्सप्लॉयटेशन मैंने 2 बार रिपीट कर दिया आई थिंक सो, एक बार मैं कट कर दी थी। एक्सप्लॉयटेशन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एक्चुअल टिलर्स ऑफ सॉइल एंड ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ लैंड टू फार्मर्स। तो इस तरीके से आपको ये थोड़ा इंट्रोडक्शन लिखना होगा। अब यहाँ जो है मैंने ट्रिक नहीं बनाई एक्चुअली, आपको मैं सारे के सारे पॉइंट जो है वो अच्छे तरीके से याद ही करवा दूँगी। किस तरीके अब देखो ये स्टोरी ना मैंने 6-7 बार रिपीट करी है खुद से, तब मुझे जाकर याद रहेगी। तो ऑब्वियस बात है आपको भी 1 बार रिपीट तो करनी पड़ेगी। सबसे पहले ये हुआ था कि किसान के पास ज़मीन नहीं थी, तो उनको सबसे पहले गवर्नमेंट ने बोला लैंड टू टिलर्स, मतलब उसको एक ज़मीन दे दो। लैंड टू टिलर्स, किसान को एक ज़मीन दे दो। फिर देखा कि भाई अब आपके पास देने के लिए नहीं है तो कहाँ से भी लेके आओ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड टू टिलर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अमॉन्ग फार्मर्स। एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अमॉन्ग फार्मर्स, तो 2 पॉइंट हो चुके हैं। अब जब आप फार्मर्स को दोगे तो इसकी वजह से क्या था, रिमूवल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स। सो रिमूवल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, उनका एक्सप्लॉयटेशन करना कम करो यार, कितना उनको मेंटली आप टॉर्चर करोगे। तो इस तरीके से रिमूवल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। फिर 5th पॉइंट जो है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज़। अब आप एक्सप्लॉयटेशन कम करोगे तो उसके अंदर जो है वो मतलब इक्वालिटी का एक स्टेटस जो है वो मेंटेन हो जाएगा। तो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज़। उसके बाद जब आपने उसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी है तो अब उसको कुछ ना कुछ तो उसका लैंड का जो हिस्सा है वो भी दे दो। तो इसी के लिए 6th पॉइंट जो है वो क्रिएट इकोनॉमिक साइज ऑफ लैंड होल्डिंग, कि
क्रिएट इकोनॉमिक साइज ऑफ लैंड होल्डिंग। अब उनको भी थोड़ा थोड़ा हिस्सा देगा। उसके बाद जो था, अब अगर इतना कुछ करते हो तो उनको एक हेल्थी वर्क कल्चर चाहिए होगा, सो क्रिएट हेल्थी वर्क कल्चर। और उसके बाद आप जब मतलब बोलते हैं ना एम्प्लॉयज़ को आप अच्छा वर्क कल्चर प्रोवाइड करते हो तो वो हैप्पी होकर काम करते हैं, तो इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। 8 पॉइंट है कि जनरेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट। क्या है? जनरेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसकी वजह से जो है वो गाँव में जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गई। अब बाद में आता है कि यहाँ ऑप्टिमम यूज़ ऑफ लैंड। और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करोगे जब आप ऑप्टिमम यूज़ ऑफ लैंड करोगे। फिर आता है डेवलपिंग कोऑपरेटिव स्पिरिट। ऑब्वियसली बात है, जब वो इतना सारा काम एक साथ करते हैं तो एक कोऑपरेटिव स्पिरिट तो कहीं ना कहीं वो बोलता है ना कि जनरेट हो ही जाता है। लास्ट में जो था वो ये रिकवरी ऑफ रेंट नहीं सॉरी रेगुलेटिंग रेंट करके। तो कुछ 11 पॉइंट है। तो सबसे पहले हमने देखा लैंड टोटलर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अमंग फार्मर्स। थर्ड पॉइंट था हमारा कि रिमूवल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। फोर्थ पॉइंट जो था उसके अंदर था कि भाई अब उसको इक्वालिटी ऑफ स्टेटस अमॉन्ग फार्मर्स ऐसा कुछ था। यस इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज। फिफ्थ पॉइंट जो था अब उनको कुछ लैंड होल्डिंग्स दे दो। तो उसके अंदर ये क्रिएट इकोनॉमिक साइज ऑफ लैंड होल्डिंग। फिर उसकी वजह से उनको एक हेल्थी वर्क कल्चर प्रोवाइड होगा। इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं देखो रूरल डेवलपमेंट, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और ऑप्टिमम यूज़ ऑफ लैंड होगा एंड डेवलपिंग कोऑपरेटिव स्पिरिट। एंड लास्ट में जो था वो था कि रेगुलेटिंग रेंट। मतलब कि जो आप फार्मर्स को आप ज़मीन जो है वो रेंट पे देते हो, एक रीजनेबल रेंट चार्ज करो। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली मतलब बहुत ज़्यादा रेंट चार्ज कर रहे हो, जो कि एक नॉर्मल सेंस में इतना होता भी नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको ये देखना पड़ेगा। फिर से एक बार मैं रिपीट करती हूँ, लैंड टू टिलर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड टू टिलर्स, रिमूवल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन अमंग फार्मर्स। फिर देखा था हमने कि इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज। फिफ्थ पॉइंट जो था उसके अंदर ये था कि क्रिएट इकोनॉमिक साइज ऑफ लैंड होल्डिंग। फिर इसकी वजह से उनको एक हेल्दी वर्क कल्चर चाहिए। हेल्दी वर्क कल्चर की वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा एंड जो था कि अब मतलब एक कोऑपरेटिव स्पिरिट डेवलप होगा, रेगुलेटिंग रेंट। इस तरीके से कुछ 10-11 पॉइंट्स जो मैंने कवर कर दिए। नाउ आई थिंक इट इज टाइम टू मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्कस द ट्रेंड ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग द प्री एंड पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। तो किस तरीके से जो है प्री एंड पोस्ट पीरियड, तो आपको 2 पीरियड के अंदर याद रखना पड़ेगा किस तरीके से। देखो एक रिले रेस की तरह ही आपको याद रखना ही है। तो 4 फेज जो थे वो हमारे प्री पीरियड में कवर हो रहे थे एंड 4th फेज के बाद का जो पीरियड होगा वो पोस्ट हो जाएगा। एंड पोस्ट के अंदर आपको सारी की सारी पॉजिटिव इफेक्ट्स लिखनी है एंड फिर प्री के अंदर सारी बुराइयाँ उतनी बुराइयाँ करेगा, बट इसके अंदर भी 3rd फेज के अंदर थोड़ी आप अच्छी बातें भी बोलना, इतनी बुरी मत बोलना, है ना। तो मतलब फटाफट से देख लेते हैं। एक इंट्रोडक्टरी लाइन है, मैंने इसकी इसलिए लिखी है क्योंकि आप जब एग्जामिनेशन के बोलते हैं ना 1 घंटे पहले रिविजन करते हो या फिर 2 घंटे पहले, जब भी, तो यही सुबह एक PDF पढ़ के जाना है ना। तो डिस्क्राइब एज द प्रोसेस ऑफ सोशल डिस्क्राइब एज मतलब इसको इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग द प्री एंड पोस्ट पीरियड जो था उसके अंदर किस तरीके से। तो इट इज डिस्क्राइब एज अ प्रोसेस ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज टेकिंग प्लेस इन सोसाइटी एंड ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड इनटू इंडस्ट्रियल सोसाइटी। मतलब कि नॉर्मली जो गाँव के लोग जो थे, मतलब रूरल पीपल जो थे, उनकी एक बोलते ना काम करने की स्टाइल भी अलग थी। विदाउट मशीनरीज, विदाउट एनी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, किस तरीके से प्रोडक्शन करेंगे। तो उनको उस रूरल एरियाज़ के अंदर से उनको इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ मूव करना, वो गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव था इस इंडस्ट्रियल रिफॉर्म के अंदर। अब किस तरीके से हुआ था प्री पीरियड के अंदर पोस्ट को देखते। तो प्री के अंदर नॉर्मली 4 फेज थे। ये 4 फेज किस तरीके से था, मैंने एक रिले रेस की तरह ही बनाया है। आपको 1951 से लेके 1991 तक पहुंचना है। तो पहले फेज को हम बोलते हैं प्री मेच्योर फेज। तो यहाँ कुछ ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो नहीं रही थी या लॉस वगैरह सिचुएशन चल रही थी। इकोनॉमिक्स के अंदर बोलते हैं डाउन स्विंग से चल रहे थे। फिर आता है सेकंड फेज को हम बोलते हैं कि डीसेलिब्रेशन फेज। तो यहाँ कुछ प्रोडक्शन जो था वो 9 पॉइंट से लेके 4.1 तक गिर चुका था एंड ये पीरियड जो था वो 1965 में आके एंड होता है। फिर 3rd पीरियड की अगर बात की जाए तो 1980 के अंदर जो था वो फेज आता है 3rd वाला फेज, जिसको हम बोलते हैं रिकवरी स्टेज। यहाँ रिकवरी स्टेज मतलब कि 6 and 7 प्लान बनाया गया था और यहाँ जो है वो आपको पॉजिटिव इफेक्ट थोड़े लिखने पड़ेंगे। भाई प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ जो अच्छे तरीके से होनी शुरू हो चुकी थी कहीं ना कहीं और इकोनॉमी जो है वो रिकवरी के स्टेज में आ चुकी थी, बट 4th फेज के अंदर आके वो भी फेल हो चुकी थी। अब यहाँ जो है वो 4th फेज जो था उसको हम बोलते हैं कि रेट्रोगेशन स्टेज इन द ईयर 1991 से शुरू हुआ था एंड यहाँ आपको बहुत सारे अप टर्न एंड डाउन टर्न इन द ग्रोथ रेट जो है देखने मिलेंगे। तो कुछ इस तरीके से
4th स्टेज मैंने कवर किया है। तो पहला कौन सा 1951, फिर देखा हमने कि 15 साल आगे गए तो 1965, उसके और 15 साल आगे गए तो 1980 वाला फेज आया, और बाद जो है उसके बाद 1991 के अंदर हम पहुँच गए। पहले स्टेज को हम बोलते हैं प्रीमैच्योर स्टेज, सेकेंड स्टेज को हम बोलते हैं डिसेलिब्रेशन स्टेज, थर्ड के अंदर था रिकवरी स्टेज, फोर्थ कुछ था रेट्रोग्रेशन स्टेज, ऐसे कुछ कर दिया। तो इस तरीके से आपको याद रहेगा होगा। अब यहाँ पे जो था वो इंडस्ट्रियल रिफॉर्म का मतलब फेल होना किस तरीके से हुआ, ग्रोथ कम हो चुकी है बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट एंड मॉनिटरी पॉलिसीज़ की वजह से ये कुछ हुआ। तो मैंने ये फैक्ट को यहाँ कवर कर लिया है। ये फेज जो है ना वो आप इस लाइन की तरह ही याद रखना। आपका हर एक पॉइंट के अंदर एक सेंटेंस तो यहाँ से ही बन जाता है कि द फर्स्ट स्टेज कवर द पीरियड बिटवीन द 1951 to 1965। ड्यूरिंग दिस पीरियड द ग्रोथ वॉज इंडस्ट्री वॉज मूविंग टुवर्ड्स डाउन स्विंग्स एंड ऐसा कुछ भी मतलब लिख देना। फिर सेकेंड पॉइंट दिस फेज वॉज गोइंग बिटवीन 1965 to 1980, फिर 1980 मतलब ऐसे कुछ लिख के आ जाना। पोस्ट पीरियड के अंदर आपको पॉजिटिव इफेक्ट देखनी है क्योंकि 4 फेज के अंदर इंडस्ट्री गुजर चुकी है, तो ऑब्वियसली बात है 5th फेज के अंदर उसको रिकवरी देखने मिलेगी। सो चेंज इन द पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन द 20th सेंचुरी के जो सेकंड हाफ जो था उसके अंदर ज़्यादा हमें पॉजिटिव इफेक्ट देखने मिली थी। पॉजिटिव इफेक्ट के अंदर यहाँ हुआ ये था कि 5th प्लान का जो था वो इंट्रोडक्शन हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो अच्छी तरीके से मूव करने लग गया था, ग्रोथ अच्छी तरीके से होने लगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ चुका था, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर कुछ जो पैटर्न थी वो एकदम चेंज हुई। तो इस तरीके से जो है वो पोस्ट के भी मैंने चेंजेस कवर कर लिए। आपको पीडीएफ एक बार पढ़नी पड़ेगी और ये पीडीएफ भी आपको ध्यान में रखना है तो हो जाएगा अच्छे से ये क्वेश्चन भी। अब हम याद करते हैं यहाँ कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर बोलते हैं कि यहाँ क्वाइट डिसअपॉइंटिंग रेशियो जो था वो यहाँ हमें देखने मिला। स्लो इकोनॉमिक रेट, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब यहाँ मैंने इसको एक शॉर्टकट में लिखा है स्पिलिट। आपको याद रखना होगा कि आपको कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पूछे तो इसके अंदर स्पिलिट, और इसका जो शॉर्टकट कैसे याद रहेगा क्योंकि क्वेश्चन और मतलब शॉर्टकट दोनों को याद रखना बहुत मतलब एक कहीं डिफिकल्ट काम बन जाता है क्योंकि काफ़ी बार तो शॉर्टकट याद आता है बट उस क्वेश्चन की हेडिंग नहीं याद है। तो स्पिलिट क्वेश्चन जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट का क्वेश्चन है। इसको आप याद कैसे रखोगे, आपको स्पिलिट का पी याद रखना है जिसके अंदर लास्ट पॉइंट जो था वो था कि प्रोटेक्टेड लेबर लॉज इन इंडिया। प्रोटेक्टेड लेबर लॉज इन इंडिया, तो लेबर लॉज तो कहाँ होगा, ऑब्वियसली बात है कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर ही कुछ होगा। तो कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर स्पिलिट का पी वाला पॉइंट जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्टेड लेबर लॉज इन इंडिया। एस फॉर क्या था कि स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर था हमारा कौन सा स्पिलिट के अंदर पी, population growth and increase in the labor force, population growth and increase in the labor force। I for infrastructure inadequate technology, फिर आता है lack of infrastructure facility, L for and I for inadequate education system, unappropriate education system, and P for protected labor laws in India, है ना। तो P स्पिलिट याद करके रखना, slow growth of Indian population, sorry slow growth of economy, slow economic growth। P for population growth and increase in the लेबर फोर्स, क्योंकि लेबर फोर्स बहुत ज़्यादा हो चुका था, समझो 100 वर्कर्स अवेलेबल है बट इंडस्ट्री को 50 चाहिए, तो वो 50 तो बेचारे अनएम्प्लॉयड हो गए। तो मतलब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था और लेबर वर्क फोर्स ज़्यादा हो चुका था बट इंडस्ट्री को तो चाहिए नहीं था, इसकी वजह से कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट जो बढ़ रहा था। फिर था हमारा आई फॉर इनएडिक्वेट टेक्नोलॉजी, कुछ कर देता है ना, इनएडिक्वेट टेक्नोलॉजी। एंड फिर एल फॉर था कि लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। वापस आएगा आई तो उसके अंदर होगा इन अनअप्रोप्रिएट एजुकेशन सिस्टम और पी फॉर प्रोटेक्टेड लेबर लॉज इन इंडिया। मैंने 2 बार रिपीट कर दिया, अब एक बार आप खुद कर लेना। फिर हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ इनकम इनइक्वालिटी। क्या देखेंगे, इफेक्ट ऑफ इनकम इनइक्वालिटी। इफेक्ट ऑफ इनकम इनइक्वालिटी के लिए मैंने देखा था कि यूज़र को पिक लेनी थी। अब यूज़र के अंदर बहुत सारे ये एक्रोनिम्स हुए, तो उसके अंदर पहले देखते हैं यू फॉर अनप्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। अनप्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट, अनप्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट पहला पॉइंट था, अनप्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। यू फॉर अंडरमाइन गुड पॉलिसीज, कौन सा है, पब्लिक पॉलिसीज, अंडरमाइन गुड पब्लिक पॉलिसीज। S for socio-economic dualism, फिर था कि erode social capital, reduce economic efficiency and trap society's bad development। उसके बाद पिक के अंदर P for poverty वाला पॉइंट सबसे इजी है। फिर I for था improve allocation of resources and C for conspicuous consumption। तो अब देखो ये ट्रिक याद किस तरीके से रहेगी, जब आप ये ट्रिक 4-5 बार आपको खुद से लिख के लेनी पड़ेगी तभी आपको याद रहेगा, क्योंकि मैंने
एक एक हेडिंग क्यों लिखे पता है, क्योंकि काफ़ी बार हमको पॉइंट्स याद नहीं रहते, बट हमको पहला लेटर याद हो तो कहीं ना कहीं हम देखा जाए तो उसको हम ऐसे बोलते ना खुद की वजह से विजुअलाइज करके कुछ ना कुछ तो लिख के आ जाते हैं। बट अगर आपको पॉइंट याद नहीं रहते तो उसके इन दैट केस आपको ये करना चाहिए कि जो भी मतलब बोलते ना कि आप 1 2 3 ऐसे की हेडिंग्स मत देना, डायरेक्टली आप एक्सप्लेनेशन शुरू कर देना। तो ये क्वेश्चन हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आई थिंक सो मैं अभी भी सेशन वाइंड अप कर देती हूँ, मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन कवर कर लिए अभी तक, तो इतना रिविजन करना। एंड नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं आपको फिर से एक बार पूरा रिवाइज कराऊंगी और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर लेंगे।